सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्लड को क्या है, प्योरीफाई करने का काम है। ये कहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है। अब हम बहुत ही शांति से हम इसके अंदर जाएंगे। जैसे मैंने पहले के बायोलॉजी वाले वीडियो में किया था ना, बहुत लंबा सफर होता है, वैसे ये सफर काफी लंबा होने वाला है। तो इस सफर में भी आप ध्यान से देखिएगा और आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ वीडियो को। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम वहां पर पहुंचे थे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कुछ ऐसा है दिखने में, मतलब इधर वाले डायग्राम को आप मत नोटिस करिए, बहुत अंदर करिए, बहुत लंबा जाएंगे ना तब यहाँ पर हम इस एरिया पे पहुंचेंगे। इसको साइड कर दीजिए, इसको देखिए मत, बस इतने से इतने वाले बॉर्डर के अंदर आप नोटिस करिए। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कहाँ लोकेटेड है, इस एरिया के आसपास में लोकेटेड है। जिस उस एरिया पे है जहाँ से जो बेस्ट पोजीशन है वह एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो सबसे पहले हमें पार्ट मिलता है वो है कुछ ऐसा, अगर हमें डायग्राम मिलेगा, अगर हम सारे पार्ट्स को जोड़ दें तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे स्टार्टिंग से सफर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाता है ब्लड, फिर कहाँ से कहाँ होते हुए ब्लड प्यूरिफाई होके फिर कहाँ से कहाँ होके वो पूरे बॉडी पे सर्कुलेट होता है। तो यहाँ से तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस एरिया से, अगर हम चलेंगे सफर में, तो हमें सबसे पहले मिलता है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इस सबसे पहले पार्ट से हमें पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टार्टिंग में। तो रीनल आर्टरी मैंने उसे रेड कलर से लोकेट किया, जो यहाँ रेड कलर का पाइपलाइन है क्रॉस शेप का नीचे से हुक जैसा, ये रीनल आर्टरी है। और जो ब्लू कलर का उसके पीछे से रन कर रहा है उसे हम रीनल वेन कहते हैं। अब रीनल वेन को अगर आप साइड करेंगे और रीनल आर्टरी पे नजर डालेंगे, तो रीनल आर्टरी है उसे हम रीनल वेन का मैं मतलब उसको साइड कर दीजिए अभी, और रीनल आर्टरी पे पेड़ नोटिस करिए। बेसिकली रीनल आर्टरी से वो वाला ब्लड अंदर से जा रहा होता है जो बहुत प्यूरिफाइड नहीं है। मैंने सर्कुलेटरी की सिस्टम के मैंने वीडियो पे ये बताया था कि जो अंदर जाता है ब्लड वो ऑक्सीजन पिक करता है, उसमें मैंने आपको गंदा ब्लड अच्छा ब्लड करके वर्ड यूज किए थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के सामने देखा जाए तो ये वर्ड उतने सुटेबल नहीं, क्योंकि ये ब्लड बस पिक किए ऑक्सीजन, उससे ये प्यूरिफाइड है, मतलब उससे वो साफ कहा जा रहा है। अभी इन ब्लड को जैसे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं। टॉक्सिन प्रोडक्ट मीन जो प्रोडक्ट बॉडी को रिक्वायरमेंट की नहीं है, जो बॉडी के नुकसानदायक है। प्लांट्स की जो प्लास्टिक नुकसानदायक होता है, वैसे ही हमारे बॉडी पे भी ये आते जाते रहते हैं ये प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट जो है वो या तो बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं या फिर ये किसी जगह से अंदर बॉडी पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ खाना खाए, खाने में आपको जैसे कि नमक आपने एक दिन खाना में ज्यादा खा लिया, पेट से पार हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग चीज है, उससे पार हुआ, इंटेस्टाइन में गया, वहां से वो आया और वो बॉडी पे वो खून के साथ मिक्स हो जाता है जब इंटेस्टाइन उसे निकालता है उसमें से। वैसे ही शुगर भी हो सकता है। आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप नमक को नहीं देख रहे यहाँ पर, तो ये जो नमक है अभी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसे कितना एक चुटकी से भी कम चाहिए होता है बॉडी को, या फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो वैसे कंडीशन में जितना आपने खा गया वो एक तरह से टॉक्सिन हो गया बॉडी के लिए। इसके अलावा और बहुत फैक्टर्स है जिससे बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इन्हीं टॉक्सिन प्रोडक्ट्स यानी ये खराब मटेरियल जो है, कचरा कह सकते हैं, ये ब्लड के थ्रू ही हर जगह ट्रैवल करता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब हो जाता है ये अनप्यूरिफाइड ब्लड, ये कचरा मिक्स हो जाता है। इसी कचरे को फिर जाके एक स्टेशन में साफ किया जाता है। तो गार्बेज ट्रक तो लेकर नहीं जाएगा ब्लड को, तो खुद ही आ रहा है खुद तो कचरा देने के लिए। या रियल लाइफ में होता क्या है, वो सीटी बजा के आते हैं कचरे वाले और कचरे लेके निकल जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि कचरा देने खुद ही ब्लड आ रहे हैं, मतलब जहाँ जा रहे हैं वहां कचरा को ले लिया जा रहा है। मतलब गुड मैनर से एक तरह से देखा जाए कि वो खुद जा रहे हैं, मतलब ब्लड खुद एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास जाके कचरा देके निकल जा रहे हैं। ये एक तरह से एग्जांपल है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ऐसा कुछ होता है। स्टेशन पे अगर हमारे स्टेशन पे नजर डालेंगे तो सबसे पहले जो ब्लड अंदर जा रहा है वो है रीनल आर्टरी से, और रीनल वेन से ब्लड प्यूरिफाई होकर बाहर निकल रहे हैं। यानी कचरा छोड़ के जब लोग बाहर निकल रहे सारे ब्लड सेल्स, तो वेन से निकल रहे, रीनल वेन से, और रीनल आर्टरी से सब कचरा लेके अंदर घुस रहे हैं। देखिए नीचे की साइड से भी है रीनल आर्टरी, तो हर जगह से ऊपर से भी और इधर से भी मिक्स होके घुसते कहाँ है,
ये घुसते हैं हमारे सबसे मेन ऑर्गन जो कि इस पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसका नाम है किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनीज होता है हमारे बॉडी पे। ये देख लीजिए, ये जो साइड है मेरे बोर्ड का आप देख सकते हैं, ये राइट साइड है मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और ये वाला लेफ्ट साइड मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन जैसे हर वीडियो पे होता है इधर का अलग इधर का अलग, तो वैसे में ये वाला भी है। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट है जहाँ मैं मार्कर पहना हूँ। तो ये वाला जो है इधर साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो मतलब ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। अब कंफ्यूज मत होएगा कि आप ऐसे मुड़ जाएंगे फिर देखेंगे अच्छा यहाँ तो वीडियो में दिखा है लेफ्ट की राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट किडनी के राइट साइड में। ऐसे नहीं है, ये पीछे मुड़ के नहीं है, ये मेरे डायरेक्शन से है। मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ जिस पोजीशन पे, उस डायरेक्शन से जहाँ किडनी फेस करेगा उसके साथ लेफ्ट और राइट किडनी है। अब जो हमारे पास किडनीज है, ये दो किडनीज होते हैं, दो पेयर होते हैं। मतलब जो आधी जनता है वो कचरा लेकर राइट किडनी पे जा रही है, आधी जनता लेफ्ट किडनी पर घुस रही है कचरा को फेंकने के लिए, लाइक ब्लड इन दिस केस। सो जो एक किडनी होता है उसकी अगर आप लेंथ अगर आप नापेंगे कितना होगा, तो वो 11 to 13 सेंटीमीटर तक होते हैं। मतलब इतना इसका लेंथ है। अगर आप इसको ऐसे सीधा खड़ा करके देखेंगे, सीधा ही होता है बॉडी पे, उसके हिसाब से मेजर करेंगे तो 11 to 13 सेंटीमीटर मेजरमेंट होता है। जहाँ अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट किडनी है वो राइट किडनी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है साइज में, थोड़ा स्लाइटली बड़ा होता है, ज्यादा एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट के सामने कोई ट्रक आ गया, ऐसे नहीं। उसके सामने हल्का एकदम हल्का सा बड़ा होता है और हल्का सा ऊपर के पोजीशन पे शिफ्ट होता है। क्यों, यहाँ समझते हैं। अगर हमें ये समझना है कि दोनों क्यों ऐसे डिफरेंस कर रहे हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ हमें मिलता है लीवर। अब देखिए लीवर जो बॉडी के मोस्टली ऐसे करके होते हैं, लेकिन मोस्टली वो राइट साइड पे, ये मेरा राइट है पहले बता दे रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि कैसे हो रहा है करके, कि अब ये राइट है कि लेफ्ट राइट है। आपको बताया था कि ये लेफ्ट है, ऐसे कंफ्यूजन मत करिएगा, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग करिए। इससे पहले बता ये राइट है, ये यहाँ लेफ्ट है, आपके हिसाब से वो राइट है, मतलब वो लेफ्ट है और ये वाला राइट है, ये नोटिस कर लीजिए आप पहले। तो लीवर है वो हमारे बॉडी के मेनली इस साइड पे होता है, राइट साइड में ज्यादातर उसका लीवर होता है। अब जो चक्कर है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के चक्कर है। अब लीवर क्या है, ये बड़ा ऑर्गन है, किडनी से तो बड़ा ही साइज में। अब ये बड़ा ऑर्गन को जगह रखने के लिए, बॉडी में रखने के लिए जगह चाहिए, और जगह कहाँ से, राइट किडनी का जो जगह है वो जस्ट इसके नीचे में ही है, इसलिए राइट किडनी का जगह जो है वो घेरा जाता है लीवर की वजह से। इसलिए लीवर जो है वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में छोटा होता है साइज में, और थोड़ा नीचे प्लेस किया होता है, हल्का सा नीचे। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करते वक्त भी ध्यान दिया कि ये लेफ्ट किडनी ऊपर है हल्का सा और ये हल्का नीचे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो दिखेगा। ये छोटा मैंने ड्रॉ भी किया है ताकि थोड़ा कम समझ आ सके, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए नीचे है क्योंकि लीवर को भी जगह देना है, और साथ में छोटा भी क्योंकि अब नीचे घसक जाएंगे तो वहां पर बाकी ऑर्गन की जगह नहीं बचेगी, बाकी मसल्स और जो भी है वहां पर उसके जगह नहीं बचेगी। तो छोटा भी है साइज में, तो नीचे भी प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि लेफ्ट किडनी राइट किडनी से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा ऊपर है, क्योंकि इसको जगह की कोई है तो नहीं कि इसका जगह को जाकर छीन लेगा जाके। बेचारा लेफ्ट किडनी राइट किडनी को थोड़ा नीचे होना पड़ रहा है इसे कंपेरिजन में। तो मैं जैसे बताया था आधा ब्लड जो है वो इधर जाता है राइट किडनी पे, और आधा ब्लड लेफ्ट किडनी पे जाता है, जहाँ उसका सफाया होता है उसके कचरे का, उसमें जो कचरा मिक्स हो जाता है टॉक्सिन प्रोडक्ट्स, ये निकलने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को चाहिए। यहाँ एक और चीज बता रहा हूँ, जब ज्यादा हम पानी पीते हैं बॉडी में, जब पानी पीते रहते हैं तो पीते पीते होता क्या है हमारे बॉडी में, कभी कभी होता है ये एक्सेस वाटर का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे बॉडी में ज्यादा पानी हो जाता है। लेकिन ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फील नहीं होता हमें, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा पानी जिसे बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो आ गई है गलती से, उनको भी साथ में यूरिन के साथ में मिक्स कर देता है। वो भी हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं कि ज्यादा अच्छे से पानी पियो तभी अच्छे से यूरिन निकलेगा बॉडी से, साफ होने की से ज्यादा बोलते हैं पानी पियो करके, क्योंकि जो पानी है वो यूरिन से मिक्स होकर साथ में और उसे इजीली बना देता है कि वो और अच्छे से पार होता है, ज्यादा कचरे निकलते हैं उससे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, पानी नहीं पिए पहले तो अभी जाके पी लीजिए, वीडियो पॉज के लिए पहले पानी पी के आ जाइए, मैं ताकि आप वीडियो देखते वक्त नहीं भूल जाए कि आपको और पानी पीना, पी लीजिए। अभी मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, या फिर वीडियो को पॉज कर दिए, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे इसके अंदर कोई एक किडनी को आप नोटिस करें, दो किडनी हमारे पास,
तो एक किसी अगर आप एक किडनी के अंदर अगर आप काट के देखिए फिर अंदर उसको देखेंगे तो देखिएगा कि जो आर्टरीज है यहाँ पर, आर्टरीज जो हमारे रीनल आर्टरी घुसे थे अंदर, वो अब एक और छोटे ब्रांचेस में मतलब और छोटे वेसल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब जो इतना मोटा स्टार्टिंग में जा रहा था वो अब आगे जाके और पतले पोर्शन और वेसल्स में बदल गया। मतलब यहाँ पर भी जितनी ब्लड आई थी लेफ्ट किडनी में या फिर राइट किडनी में, चाहे लेफ्ट किडनी को देखते तो उसके अंदर गई और छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गए, मतलब और रास्ते उसमें है। अब जैसे जैसे और रास्ते बढ़ता है तो अगर इन ब्रांचेस के एंड पे जाएंगे तो वहां पर और ही डिवाइड हो जाएगा, और मतलब ये आखिर में क्या बचा, कैपिलरीज, वही दुनिया का सबसे छोटा साइज का ब्लड वेसल जो कि हम लोग के आंख के अंदर होता है। आंख जो छोटा ऑर्गन, इसके अंदर जो ब्लड वेसल कितने पतले हैं वैसे आप समझ लीजिए माइक्रोस्कोपी हो जाते हैं। आप ये ध्यान से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। अब ये जो यहाँ पर जा रहा है छोटा छोटा कैपिलरीज हो गया, ये पूरे के पूरे किडनी पे राउंड करता है, पूरी जगह पे फैल जाता है। दिस इज द सेम प्रोसेस फॉर रीनल वेन ऑल्सो। रीनल वेन भी ऐसी है, ये ब्लू यहाँ पर दिखा है, ब्लू जैसे फैल जाता है। अब अगर आप किडनी को ध्यान से देखेंगे, हमें किडनी पे पहुंचे तो किडनी तो मेन हीरो है हमारे पूरे के पूरे एक्टिविटी सिस्टम का। तो यहाँ पे जो पूरा बिल्डिंग है जो किडनी कह सकते हैं, किडनी अ पेयर ऑफ किडनी। तो यहाँ पर आप देखें तो किडनी के अंदर दो मेजर रीजन है, दो सबसे बड़े रीजन है। जो आउटर रीजन है किडनी का, जो आउटर रीजन है जहाँ पर कैपिलरीज है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और जो रीनल कॉर्टेक्स है वो हमारे किडनी का आउटर रीजन है जहाँ पर कैपिलरीज है। और जो किडनी का इनर रीजन है, इनर रीजन जो है हमारे किडनी का, वो ये सब जो डब्बे डब्बे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैंने यहाँ नोटिफाई किए, डब्बे डब्बे तो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये हमारे इनर रीजन होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं रीनल मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला वो ये डब्बे डब्बे टाइप के जो कि इस पार्ट का कनेक्शन, इसका बांध जाएंगे इस पार्ट को यहाँ इस एरिया पे। अब बस नोटिफाई कर लीजिए कि अभी जो कैपिलरीज है जहाँ तक अभी ब्लड पहुंची है वो है रीनल कॉर्टेक्स, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए अंदर के पार्ट को बोलते हैं रीनल मेड्यूला। अब जो रीनल मेड्यूला है, जो डब्बे डब्बे आपको सामने में दिख रहे हैं, ये रीनल मेड्यूला का एक हिस्सा है। इन्हें कहते हैं, ये 12 to 15 होते हैं। ये डब्बे डब्बे जो है ये 12 to 15 फाउंड होते हैं एक किडनी के अंदर, 12 to 15 कोन शेप मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब मेड्यूलरी जो पिरामिड्स है, मेड्यूलरी पिरामिड्स, इन्हें कहते हैं डब्बे डब्बों को। यहाँ से एक और प्रोसेस है, इसको हम समझेंगे आखिरी में, जब एंड होगा मिशन का तो यहाँ पे पता चलेगा। रीनल मेड्यूला के अंदर क्या कंसिस्ट करता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स। अब जनता जो है इस मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर नहीं घुसी है, एक्चुअली हम रीनल कॉर्टेक्स पे अगर देखा जाए तो हम जिस एरिया पे है, अब वहाँ कैपिलरीज है। अब क्योंकि ये रीनल वेन रीनल आर्टरी दोनों सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि अभी ब्लड प्यूरिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि हम अभी रीनल आर्टरी में है, तो हमारे जो नेक्स्ट सफर का पॉइंट आता है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सफर का, वो नेक्स्ट स्टॉप है। तो हर रीनल आर्टरी का जो कैपिलरी है वो जाके एक ऐसे पॉइंट पे मीट करता है जो कि सटा हुआ होता है मेड्यूलरी पिरामिड से। अब मेड्यूलरी पिरामिड्स के पास में ये कैपिलरी से ये एरिया में मेड्यूलरी पिरामिड्स के पास हमें ऑर्गन मिलता है, मतलब एक और बॉडी का पार्ट मिलता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में एस लग रहा है क्योंकि बहुत सारे हैं हमारी किडनी पे। एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं इन ईच किडनी। तो अगर आप दोनों किडनी में बराबर नेफ्रॉन्स हो गए 1 मिलियन, तो कितने टोटल नेफ्रॉन्स हो गए बॉडी में, 2 मिलियन। तो एक किडनी में कम से कम होते हैं, इनका एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ऑलमोस्ट राउंडिंग अप कम या ज्यादा हो, लेकिन 1 मिलियन के आसपास में होते हैं इन नेफ्रॉन्स की क्वांटिटी इन सिंगल बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो नेफ्रॉन्स होते हैं। अब हम नेफ्रॉन्स पे रहेंगे, तो अब इस डायग्राम को आप छोड़ सकते हैं, इधर मत देखिए। अब आप इस डायग्राम पे पहुंचे जो कि नेफ्रॉन का है। नेक्स्ट यहाँ पर नोटिस करते हैं। अब देखिए जो नेफ्रॉन है, जो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का एक हिस्सा, ये नेफ्रॉन है मतलब। और जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का रीजन बनाया है वो है मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये इस चीज को दिखाता है कि जो आधा हिस्सा होता है,
आधा हिस्सा ऑफ अ नेफ्रॉन मेडुलरी पिरामिड में होता है और उसके ऊपर का आधा हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स पे होता है, यानी कॉर्टेक्स पे होता है। शॉर्ट के लिए से आर और सी कह सकते हैं और मेडुलरी पिरामिड को एम और पी कह सकते हैं। सो जो एक नेफ्रॉन होता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, तो जितना हो सके उतना इसको दबा दबा के मैंने इसको इजी करने की कोशिश किया। मेरे खुद ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हार्ड था, तो मैंने इसको और अभी कंप्रेस करके जितना इजी हो सके मैंने इसे समझाने का यहाँ पर कोशिश किया है। तो कि ये नेफ्रॉन अकेले एक बहुत ही बड़ा हार्ड टॉपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब नेफ्रॉन पर अगर हम पहुंचेंगे तो मैंने कहा जैसे कि ये एक इतना आधा हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में, मतलब रीनल कॉर्टेक्स पर आधा हिस्सा और रीनल मेडुला मतलब मेडुलरी पिरामिड्स में आधा हिस्सा। ओके, तो अब हम तो इधर पलटते हैं, ये बहुत लंबा होने वाला रहेगा। अब देखिए एक नेफ्रॉन को अगर आप मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट के हिसाब से 35 to 55 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। भले ही माइक्रोस्कोपिक है लेकिन इसको मिलीमीटर पे काउंट कर रहे हैं, तो 35 या फिर 55 मिलीमीटर का ये हो सकता है। 35 to 55 मतलब ये दो नंबर और इनके बीच का भी, सेम फॉर किडनीज ऑल्सो। सो जो नेफ्रॉन, अगर हम नेफ्रॉन को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम दो अलग अलग इसके बेसिक्स में, इसके जो फंक्शन है उसके बेसिक्स पे हम इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेसिक्स पे अगर देखें कैसा दिखता है तो वैसे में ये आपको इन्हें अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट हुआ वो होगा बोमेन्स कैप्सूल, इसके बारे में और जानेंगे। तो एक बोमेन्स कैप्सूल हो गया और दूसरा जो पार्ट मैं बता रहा हूँ वो है रीनल ट्यूब्यूल। अब जो रीनल ट्यूब्यूल है वो आगे पूरा पूरा पाइप वाला पार्ट होगा, ये और जो सामने में कप शेप का ये हिस्सा हुआ इधर, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब इसका नाम बोमेन्स कैप्सूल में एपोस्ट्रोफी के साथ एस क्यों लग रहा है, इसके पीछे एक रीजन है। चलिए आपको ये रीजन बताता हूँ। देखिए ऐसा है, इस बोमेन्स कैप्सूल जो हिस्सा है इसे सबसे पहले ढूंढा गया था सर विलियम बोमेन के द्वारा। सर विलियम बोमेन 1842 में इस नेफ्रॉन के इस पार्ट को खोजा, मतलब नेफ्रॉन के जिसे बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं, इस कैप्सूल को ढूंढा, मतलब डिस्कवरी की इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था 1842 में सर विलियम बोमेन ने किया था। ये एक इंग्लिश सर्जन और एक हिस्टोलॉजिस्ट थे। इंग्लिश सर्जन यानी ब्रिटिश के, और हिस्टोलॉजिस्ट मतलब हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानते थे। और इन्होंने इसे 25 के यंग एज में ढूंढा था, बहुत ही यंग एज है। इतने में आप सोच नहीं सकते कोई आदमी साइंटिस्ट बन गया था और इतना बड़ा हिस्टोलॉजिस्ट, इसको देखो अभी से नाम इसका इंग्लिश सर्जन हिस्टोलॉजिस्ट पड़ गया। 1842 में 25 के एज पे सर विलियम बोमेन ने इस बोमेन्स कैप्सूल की डिस्कवरी की थी। और ये एक्चुअली एक फैक्ट है वीडियो का, क्योंकि अब देख सकते हैं बोर्ड कितना ज्यादा बढ़िया, तो और फैक्ट्स नहीं बता पाऊंगा आज एक्सक्रीटर, लेकिन एक फैक्ट जान लीजिए। सर विलियम बोमेन इन 1842 इंग्लिश सर्जन एंड हिस्टोलॉजिस्ट एट द एज ऑफ 25 डिस्कवर्ड द बोमेन्स कैप्सूल। इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए अपने ब्रेन में, नॉट ब्रेन, खुद के अंदर। ब्रेन ही तो जानेगा ना वो सारा जो मैंने ब्रेन की वीडियो में डाला था मेमोरी वर्ड, वहां हाईलाइट कर लीजिए आप। या फिर नो प्रॉब्लम अगर ब्रेन खुद से हाईलाइट कर लेते, इफ पॉसिबल। तो जो बोमेन्स कैप्सूल है, हम कहाँ पहुंचे थे, बोमेन्स कैप्सूल है। अब अगर आप बोमेन्स कैप्सूल पे ही जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको बोमेन्स कैप्सूल कप शेप का दिखेगा, और जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एक एरिया होता है, ये वाला ग्रीन से जो मैं किया है, इसे बोमेन्स स्पेस कहते हैं। अब देखिए उस टाइम में क्या था कि जिसने खोजा उसी ने उस चीज का नाम रख दिया, ऐसे करके वाला होता था। अच्छा, इसका नाम सर विलियम बोमेन था। अब देखिए विलियम तो बहुत लोगों का नाम हो सकता है, विलियम शेक्सपियर हो सकता है, विलियम हर्स्केल हो सकता है, उस स्पेस के लिए है। तो विलियम बोमेन था, तो बोमेन अब किसी को मिला नहीं सकते तो लगा दिया बोमेन्स कैप्सूल एपोस्ट्रोफी एस के साथ, और बोमेन्स स्पेस जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर का जगह हुआ। तो अगर आप बोमेन्स स्पेस में देखेंगे, उसके बाहर का जो ये कप शेप का हुक जैसा सी शेप का जो रीजन है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स जो वो घुमा के जो नहीं होता है सारे, जब जो धागा होता है जब मुड़ टूट जाता है ना, तो वैसे इस तरह ठूसा गया है। अब ये कहाँ की ठूसा गया है, ये कौन सा वाला है, ये है
आर्टरी की कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसे मीट कर रहे हैं नेफ्रॉन को, क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक टफ्ट बना के, एक धागा था ये, इसको मोड़ तोड़ दिया और ऐसे हो गया। इसको यहाँ पर ठूस के यहाँ पे ऐसे घुसा के इसके अंदर में जोड़ दिया गया। यहाँ पे क्योंकि ये प्रिफेयर होगा, सब बाद में समझेंगे। अब देखिए इसके अंदर जब इसे ठुसाया गया है ना, तो उसके दो एंड्स बचते हैं। एक होता है, एक एंड को हम बोलते हैं एफरेंट वेसल और दूसरे एंड को इफरेंट वेसल बोलते हैं। एफरेंट वेसल के अंदर से गंदा ब्लड को अंदर एंट्री मिलती है इस टफ्ट के अंदर, और ये मोटा होता है, जबकि इफरेंट वेसल से जो पतला वेसल होता है उसके अंदर से साफ ब्लड निकलता है। यहाँ पे और भी और एक लंबा सा टॉपिक आ जाएगा, तो इसको हम ऊपर वाले डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए जो ये अंदर में टफ्ट बना था, जहाँ पे धगा गया था, घुमा गया था, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर इस टफ्ट ऑफ वेसल्स को कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस जो है एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको ग्लूमर बोलते हैं। दो अलग वर्ड है, ग्लूमर, ग्लूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ बॉल ऑफ थ्रेड। क्योंकि जो खुद एक ग्लूमेरुलस से क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि खुद एक वेसल्स का घुमा हुआ है। इस केस में लैटिन के हिसाब से आप इस वेसल्स को धागा समझ सकते हैं, इसलिए ग्लूमर। तो इसे एक्चुअली नाम दिया गया ग्लूमेरुलस, क्योंकि एक लैटिन और ग्लूमर जिसका मीनिंग बॉल ऑफ थ्रेड होता है, जिसे एक्चुअली होना चाहिए था बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स साइंस के हिसाब से। तो बॉल ऑफ ब्लड वेसल यानी ग्लूमेरुलस है, एक्चुअली बॉल ऑफ थ्रेड। तो जो ग्लूमेरुलस होता है वो ऐसे टफ्ट होता है। यहाँ पर जो ब्लड वेसल का जो हिस्सा है वो बोमेन कैप्सूल के वॉल को टच कर रहा है, वहां पर इसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। वहीं से ब्लड को आना जाना करते हैं और पूरे नेफ्रॉन को घुमाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। एफरेंट वेसल से अंदर ब्लड जा रहा है, इफरेंट से बाहर निकल रहा है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एफरेंट और इफरेंट को जब कंफ्यूजन तब हो जाएगा जब आप रीनल वेन तक पहुंचेंगे। इस बार आप नोटिस कर लीजिए। अब यहाँ जितना जो ग्लोमेरुलस, बोमेन स्पेस, बोमेन कैप्सूल, एफरेंट वेसल, इफरेंट वेसल, इस सबको जो यहाँ पे ग्रुप बन जाता है ना इस एरिया पे, ये वाला, इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं रीनल क्रॉपल्सल। रीनल क्रॉपल्सल पे इस पूरे रीनल क्रॉपल्सल इसे कहते हैं रीनल क्रॉपल्सल। ये एक पार्ट है इस पूरे के नेफ्रॉन का, जबकि इसे पार्ट नहीं कहना चाहिए। जो ग्रुप बन जाता है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन स्पेस, इसे रीनल क्रॉपल्सल कहते हैं। अब ये रीनल क्रॉपल्सल है, एक तरह से अब देखा जाए तो ये भी एक पार्ट हो गया नेफ्रॉन का। अब हम चलते हैं ऊपर के टेक्निक। अब देखिए जैसे बॉडी का हर ऑर्गन अलग काम करता है, उसके साथ अलग नाम दिया गया है। यहाँ पर हार्ट, ये लंग्स, यहाँ भी लंग्स, यहाँ पर पेट हो गया साइड में, नीचे में हम लोग का जहाँ पर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर लीवर हो गया, पैंक्रियास उसके नीचे, लीवर के पास में गॉल ब्लैडर, सारा ऑर्गन के नाम। ऊपर में क्या हो गया, इतने बड़े के अंदर ब्रेन है, और यहाँ पीछे में सेरेब्रम, उसको नहीं टैप करना, वरना आपका जो मैंने ब्रेन की वीडियो में बताया था ना कि आप अगर ये सेरेब्रम जो है वो काम नहीं करेगा ठीक से तो क्या होगा, अब गिरते पड़ते नहीं, इसको नहीं टैप करना, मैं बस बताने के लिए ऐसे किया था। ये यहाँ पर ठीक है, ये पीछे में सेरेब्रम। तो ऐसा है। नेफ्रॉन से वापस चलेंगे तो नेफ्रॉन्स का जो अलग अलग ऑर्गन है उसके हिसाब से उसका अलग अलग ऑर्गन नहीं मीन्स उसके अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट को उसके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। अब देखिए मैंने एक्चुअली यहाँ पर रेड और ब्लू से मैंने रीनल आर्टरी, रीनल वेन बताने के लिए ऐसे गड़बड़ कर दिया, इसको आप छोड़ दीजिए, बस ग्रीन पार्ट पे ध्यान दीजिए। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या आता है, हम लोग का बोमेन्स कैप्सूल और उसका ग्रुप जो आप बनाता है वो रीनल क्रॉपल्सल। रीनल क्रॉपल्सल को साइड करिए, बस बोमेन्स कैप्सूल कप वाला एरिया हो गया। अब कप वाले एरिया से जो जॉइंट होता है, एक्चुअली यहाँ पर ज्यादातर लोग यही समझेंगे कि ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा, ऐसा यहाँ उल्टा है। एफरेंट वेसल के अंदर घूस रहा है और घूस के कहा जा रहा है नेक्स्ट नेफ्रॉन की पार्ट पे। नेक्स्ट नेफ्रॉन को जो एक पाइपलाइन निकलता है जो कि यहाँ जो एक यू जैसा शेप बन रहा है ना, इसको साइड करिए, इसके ऊपर का जो ये इतना से इतना बोमेन्स कैप्सूल से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है, इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
अब देखिए फर्स्ट हिस्सा है जहाँ से ब्लड इसके अंदर अब घुस के जाता है, इसके अंदर से जाता है ब्लड। इसे कॉन्वोल्यूटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये एक ऐसे एक पाइपलाइन, जैसे ये मेरा माइक का पाइप है, देख लीजिए जैसे ये यहाँ पर है। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा हो गया नेफ्रॉन, इतना तो फिट होगा नहीं, 1 मिलियन तो ऐसे ही घुसे हैं किडनी के अंदर, तो उसको ऐसे मुड़ तोड़ के जो नहीं हो जाता है ऐसे करके, ऐसे एक जगह ठुसा के, इसलिए इसे कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं क्योंकि ठुसाया हुआ जाके। इस एग्जांपल को मैं दिखा दी, एक्चुअली में मुझे ग्लोमेरुलस से दिखा दी था, उस टाइम आया नहीं दिमाग में। ये देखिए ऐसे करके जो ये वायरिंग है ना, इसे अगर घुमा देंगे और ये जो ऐसे बोमेन्स कैप्सूल हो जाएगा, तो ये ग्लोमेरुलस हो गया और ऐसे बोमेन्स कैप्सूल हो गया, इसके अंदर स्पेस हो गया, उसे बोमेन स्पेस कह दिए, और इतना पूरा को रीनल कॉर्पस्कल कह दिए। ये जैसे एग्जांपल है, मत करिएगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाएगा। और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इसे शॉर्ट में PCT कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। और जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाता है, पार होता है, तो मैंने जिस पार्ट को यहाँ पर हाइड किया था, यू शेप का पार्ट को, उस वहां पर पहुंचते हैं, तो इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। जब ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचते, लूप ऑफ हेनले क्यों करे, पहले तो वही समझ लीजिए। लूप मीन्स एक ऐसे कुछ जॉइंटेड, यानी कुछ लूप, आप समझ लीजिए, मतलब लूप बनाते हैं, तो घुमा हुआ यू शेप का जो चीज होता है उसे लूप बोलते हैं। तो लूप ऑफ हेनले इसलिए क्योंकि एक लंबा खिंचाया हुआ रहता है, वो डाउनवर्ड्स और यू शेप का होता है, और ये किसको ज्वाइन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। अब जब लूप ऑफ हेनले को हम ऐसे पार करेंगे, तो हमें नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचेंगे, इस यू के ऊपर वाला हीरा, इस हीरा को, उसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगेन कॉन्वोल्यूटेड बिकॉज ये भी फिर से वही है, मोड़ तोड़ के करने वाला, ये भी मोड़ तोड़ के रखा हुआ होता है, इसलिए इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका मीनिंग बस कॉन्वोल्यूटेड पर जाता है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ये होता है घुमा तुड़ा हुआ, और डिस्टल इसका नाम है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। बहुत ये भी लंबा पाइपलाइन है, घूम के जा रहा है, और आखिरी पे एक लंबे से ऐसे रॉड पे पहुंचे, रॉड टाइप के, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर सारा यूरिन है साफ होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब हम नेफ्रॉन पे पहुंच गए, तो सारे यहाँ पे टॉपिक्स क्लियर करते हैं। जो हमें नेफ्रॉन होता है, या फिर हम कहे तो किडनी होता है, इसके पास 4 तरीके होते हैं, इन नंबर 4 तरीके होते हैं, जिससे ये ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन के फॉर्मेशन तक जाते हैं। अब देखिए यूरिन के फॉर्मेशन तक पहुंचते पहुंचते 4 तरीके हो जाते हैं, जिससे मतलब आधी जनता को साफ होने के लिए एक करना पड़ा, दूसरे को दूसरा, इसको इसका सब अलग तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे होता कैसे, पहला तरीका है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे वो टॉपिक्स होते हैं, मतलब ये चारों अलग अलग वेज है जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई होता है। मैंने यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल पर वापस आएंगे तो देखेंगे जो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस बना है, ड्यूरल पार्ट बोमेन्स कैप्सूल के वॉल से टच हो रहा है ना, वहां पर एक फिल्टर पेपर जैसा एक लेयर बना हुआ होता है, कि जब जो ब्लड है वो बोमेन्स कैप्सूल में जाता है, तो उसके अंदर पार होगा ना, वो लॉक है, तो उसके अंदर एक पार होने के लिए जो वहां पर लेयर लगाया गया ना, जो लगा हुआ रहता है, वो वहां पे फिल्ट्रेशन का काम करता है। वहां पर अलग अलग लेयर्स होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के सेल्स होते हैं, तो वहां से जैसे जब ब्लड पार होकर जाता है, तो वहां पर जो लेयर होता है उसके वजह से वो फिल्ट्रेट हो जाता है, कचरा जो यहाँ पे जमा हो जाता है, और फिर बाद में उससे कोई यूरिन बना के बॉडी से हटाया दिया जाता है, उसका हम वहां पहुंचेंगे। सॉरी, तो जो फिल्ट्रेशन इस काम पे यहाँ पे हो जाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी चीज को वापस एब्जॉर्ब करना, वापस एब्जॉर्ब करने को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिक्रीशन मतलब निचोड़ना कह सकते हैं, और सिक्रीशन मतलब भी हटाना। ये सब जो होता है रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन, ये सब जो है इसी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर होते होते कचरा जमा होते जाता है। और यहाँ पर जो मैंने ब्लू ब्लू कलर के बनाया वो रीनल वेन है। पहले हम ब्लड को पहुंचा देते घर तक, रीनल वेन से रीनल वेन तक पहुंचते हैं, रीनल वेन की कैपिलरीज लेकर जाते मतलब साफ ब्लड को, उनको लेके वापस मेन मतलब रीनल वेन में चले जाते हैं, और फिर नीचे से ऊपर से साफ ब्लड को पहुंचा देते हैं।
यहाँ खत्म हो जाता है आधा रास्ता, लेकिन यहाँ पूरा नहीं हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमें यूरिन को फेंकना बाकी है बॉडी में। अब जो कचरा जो है वो इसी पूरे पोर्शन पे जमा हो जाता है, जो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है। और यहाँ पर भी नेफ्रॉन में छोटा कर दिया। अब रियल लाइफ की बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सेक्रीशन में एक्सक्रीशन में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या क्या निकल जा रहा है, क्या क्या मेंटेन किया जा रहा है, सब इसको पढ़ना पड़ता है। मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इतना तक पहुंचा है। अब देखिए जो ये कलेक्टिंग डक्ट वहां तक पहुंचता है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली में पहले से छोटा सा यहाँ पर एक नेफ्रॉन बना लिया था, तो ये आप कलेक्टिंग डक्ट आप कह सकते, दिख रहा होगा शायद से, मैंने ग्रीन से बनाया इस पूरे के फर्स्ट डायग्राम में, तो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कलर है। अब यहाँ से अब जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, मैं यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखिए तो यहाँ से शायद आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पर है डिस्टिल्ड कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल, ये वाला लूप ऑफ हेनले, ये कलेक्टिंग डक्ट, और ये पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल, और ये बीसी यानी वुमेन्स कैप्सूल, और ये रेड है मतलब मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ जो है वो सारा का सारा जो वहाँ पे बनता है पार्ट, यहीं पर बहुत सा होता है कि पानी कितना एब्जॉर्ब करना है, रीअब्जॉर्ब कितना करना है पानी को, उसके हिसाब से फिर हो होके आखिरी में ये यूरिन यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गया है। अभी यूरिन जो है जब कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है तो एक इस एरिया में पहुंचता है, ये और यहाँ पे सारे, यहाँ मैंने ज्यादा नहीं बना पाया, लेकिन एक्चुअली में 12 to 15 कौन से मेडुलरी पिरामिड होते हैं। जब एक जगह पॉइंट पे आते हैं जहाँ ये सारे गंदी चीजें मिक्स करती है, इस खाली जगह को रीनल कैलिक्स कहते हैं, रीनल कैलिक्स। अब रीनल कैलिक्स जैसे पूछता है ये ऑलमोस्ट यूरिन बन चुका है यहाँ पर। अब ये बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए ये एक ऐसे पोर्शन जिसे कहते हैं हीलम। हीलम वहां पर जहाँ पर हमारे बॉडी में एक और पेयर होता है जिसे कहते हैं यूरेटर्स। तो हीलम जो यूरेटर्स को ज्वाइन करता है, यहाँ पर देखिए मैं ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, खुला है यहाँ पर, और ये जो यूरेटर्स के अंदर पार्ट होता है। अब यूरेटर्स होते हैं वो सॉफ्ट मस्कुलर स्मूथ मस्कुलर वॉल के पाइपलाइंस होते हैं जो कि सीधे ब्लड को जहाँ पर उसे निकलना है, मतलब ब्लड नहीं सॉरी यूरिन को जहाँ निकलना है वहां पर जाके उस जगह तक पहुंचाती है। यहाँ से पार होता है सारा का सारा यूरिन, और वो पार होके टंकी पे जमा हो जाता है। निकलने से फिर टंकी चाहिए ना, कैसे थोड़ा है कि घर में पाइपलाइन आता है उसको निकाल दो साफ पानी भेजो ऐसा नहीं है ना कि अब जमा कर लेते साफ पानी को फिर एक साथ अच्छे से भेजते हैं, वैसा करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर होता है हमारा नया ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 300 to 500 मिलीलीटर ऑफ यूरिन खुद के अंदर जमा करके रख सकता है, इतना उसके पास सहने की ताकत है, क्योंकि एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन है। ये जैसे बढ़ता है फूलते जाता है, नॉट लाइक द प्लास्टिक टंकीज दैट आर प्रेजेंट ऑन अ टॉप ऑफ हाउसेस। वो अलग चीज है। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये कितना 300 to 500 मिलीलीटर ऑफ यूरिन को जमा कर लेता है, और यह यूरेटर उसको सप्लाई कर देता है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको भी अब और गहरा करके स्टडी करना पड़ता है, तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए यूरिनरी ब्लैडर को भी अब और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब यूरिनरी ब्लैडर का जो मेन पोर्शन होता है, जो मेन बॉडी होता है, उसे कहते हैं बॉडी। उसका नाम बॉडी मतलब मेन हिस्सा बॉडी, उसका नाम बस BODY बॉडी ही है, और ये बॉडी होता है। और जहाँ पर ये एक इस पाइपलाइन को अगर छोड़ दे, ये जो इसके ऊपर का जस्ट नीचे का हिस्सा हो गया, उसे कहते हैं इसका यूरिनरी ब्लैडर का नेक, इसे नेक कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के नेक और बॉडी के जो है ना, वहाँ पर एक रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस एरिया को ब्लॉक करके रखते ताकि वहाँ से लीक ना हो जाए यूरिन, उसे दबा के रखते जब तक कि आप सिग्नल, इस पॉइंट तक सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाता है हमारे ब्रेन के। जो मैंने ब्रेन स्टेम बताया ना आप पीछे के साइड में, वहां से आप सिग्नल धीरे धीरे पहुंचने ही हो रहा होता है। ये दबा के रखता है ताकि यूरिन जो है लीक ना होते रहे। और ये जो ग्रुप ऑफ रिंग स्मूथ मसल होते हैं, इसे स्प्रिंक्टर ऑफ ब्लैडर कहते हैं। स्प्रिंक्टर ऑफ ब्लैडर, जो स्प्रिंक्टर ऑफ ब्लैडर है, ये ग्रुप ऑफ सर्कल शेप के मसल्स हो गए। अब जैसे ही अब यहाँ पर अब जैसे भरना शुरू कर जाता है,
सीधा हमारे बॉडी पे सिग्नल पहुंचने शुरू होता है ब्रेन तक कि अब यूरिन का टंकी भर गया, यूरिन ब्लड भर गया, अब निकलना होगा टॉयलेट के लिए, क्योंकि वहां पे फेंकना है जाके। तो ब्रेन जो है वो बाकी हमारे पैर के और हाथ पैर के वो मसल्स को सिग्नल देते हैं कि अब तुमको जाना पड़ेगा टॉयलेट, तो उसको कंट्रोल करके चलाता है टॉयलेट तक। और फिर यहाँ पर जो है ये जो स्प्रिंटर ऑफ ब्लैडर है, ये खुद को आसपास के जो स्मूथ मसल्स हैं रिलैक्स कर देते हैं ताकि जो यूरिन है वो वहां से फेंका सके, मतलब खाली हो सके यूरिन ब्लड। अब जिस पाइपलाइन से यहाँ पर फेंका रहे और एक जर्नी होगी नया, उसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा और यहाँ पे यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है, सब वर्ड पे कंफ्यूजन ऐसे होता रहता है। यूरेथ्रा यूरेटर पे कंफ्यूज मत हो। यूरेटर्स बोल रहे क्योंकि ज्यादा है, 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, और यूरेथ्रा बोलते हैं क्योंकि एक ही होता है सबके अंदर। ये पाइपलाइन होती है जिसको भी स्मूथ मसल होता है, ये भी हेल्प करते हैं स्प्रिंटर ऑफ ब्लैडर को दबा के रखने में। अब यहाँ पर एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ, जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल्स के अंदर 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और वहीं मेल्स के अंदर वो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी मेल्स को ज्यादा लंबा यूरेथ्रा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मतलब फीमेल में 4 सेंटीमीटर लंबा ही यूरेथ्रा होता है और मेल में 20 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। अब यहाँ से खत्म हो गया जर्नी हमारा, यूरिन जो बाहर निकल गया। और ये जो काम है ये हमेशा, ये प्रोसेस हमेशा बॉडी में चलते रहता है। यहाँ से जूम करके निकल गया यूरिन और यहाँ से मतलब सीधे आया था और घूमा यहाँ पे, फिर निकल के जाके यहाँ पर जो जर्नी है हम लोग की एक्सक्रीटरी सिस्टम की वो फिनिश रहती है। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का लंबा जर्नी किया, फिर से एक मतलब एक बहुत ही लंबा फिर से जर्नी हो गया। जो मैंने पहले ही कहा था कि जो जर्नी है वो हर वीडियो की तरह लंबा होने वाला है। सॉरी क्योंकि मैं इस वीडियो पे और फैक्ट्स नहीं बता पाया, मैं नहीं इसका रिसर्च कर पाया, ना ही या लिखने का जगह भी नहीं था, साथ में फ्लोर जगह ले लिया यहाँ पर। तो इतना तक तो था हम लोग का ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। और थैंक यू गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैंने आपको पहली वीडियो पे कहा दिया था ना पानी पीने के लिए, अब पक्का आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कमांड देगा कि निकलिए आप टॉयलेट के लिए। आप तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा कहीं पर भी, क्योंकि अब चैनल जो है वो बहुत ही अब ज्यादा बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को पक्का उन लोगों तक शेयर करेगा जिन लोगों को बायोलॉजी का कुछ एग्जाम्स देना होता है, जिन लोगों को बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द बेसिक्स को मैंने कंटिन्यू कर दिया, फैला दिया है, मतलब सारे को एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई कर दिया मोस्ट चीजों को। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे और भी जैसे ऐसे सिस्टम आऊंगा। आप कमेंट करिएगा कि आपको अब नेक्स्ट सिस्टम कौन सा जानना है। अब नेक्स्ट सिस्टम बचा जो है वो तब डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिवर को अलग से पढ़ने के लिए सेंस ऑर्गन है हमारे पास, और जो रेस्पिरेटरी है मतलब जो नर्वस और सर्कुलेटरी है, इन सब में भी हो सकता है। मतलब बायोलॉजी के फील्ड के लिए तो हमारे पास अभी बहुत सारे बाकी है। और जैसे मेरे चैनल में आपको यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर अब डीएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ला दूंगा, उसके लिए भी जितने स्मॉलेस्ट और सिंप्लीफाइड टॉपिक्स हो सके उनको। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। उन लोगों को भी बता दीजिएगा जिन लोग को शेयर कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इस वीडियो पे मैं कॉस्मोलॉजी भी लाने वाला हूँ, जो कि मोस्ट पीपल को हार्ड ही लगता है। मेरे लिए इजी है, मैं रिसर्च कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाय।